हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। लूसेंट की श्रृंखला चल रही थी। लूसेंट की श्रृंखला में हम जीव विज्ञान से शुरुआत किए हैं। बीपीएससी 67 प्री होने वाला है और उसी बात को ध्यान में रख के पूरा लूसेंट ना पढ़ा जाए। उसका कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो ध्यान में ले लिया जाए और उनको थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। तो उम्मीद है कि आपका अच्छा खासा कवर हो जाएगा और एग्ज़ाम में अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर जाएंगे आप, है ना। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये एक श्रृंखला लाए हैं और इसमें हम जीव विज्ञान का एक वीडियो कंप्लीट भी कर चुके हैं। आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो आप लोग फिर से उसको जाकर देख लीजिए। जो महत्वपूर्ण हैं वो सब उसमें आपको मिलेंगे। पूरा लूसेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो आज हम शुरुआत करेंगे आनुवंशिकी से, ठीक है। आनुवंशिकी क्या है भाई? ग्रेगर जॉन मंडल का नाम सुना होगा आप लोगों ने। इन्होंने मटर के पौधे पर ये प्रक्रिया अपनाई थी और ये प्रयोग उन्होंने किया था, ठीक है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण संचरित होते रहते हैं ना, उनको हम आनुवंशिक लक्षण बोलते हैं। आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधि और कारण का जो अध्ययन होता है उसको हम बोलते हैं आनुवंशिकी, मतलब जेनेटिक्स। आनुवंशिकता के बारे में पहली बार जानकारी हमको ग्रेगर जॉन मंडल ने दी थी, इसीलिए इनको आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है, ठीक। डब्ल्यू वाटसन है, इन्होंने 1905 में जेनेटिक्स शब्द का उपयोग किया था। वहीं पर जोहानसन है, जिन्होंने 1909 में पहली बार जीन शब्द का प्रयोग किया। और याद रखना, एक होता फिनोटाइप और एक होता जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या है कि जीवधारी को जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं उनको हम बोलते हैं फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप में जीवधारी के आनुवंशिक संगठन को उसका हम जीनोटाइप बोलते हैं, मतलब जो कि कारकों मतलब जीन का बना होता है, ठीक है। आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग किया था। मेंडल ने पहले एक जोड़ी विपरीत गुण, फिर दो जोड़ी विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन किया, ठीक है। और उन्होंने इसको एक संकरी और द्विसंकरी क्रॉस कहते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ये क्रॉस टाइप का दिया गया, ये इसको ना देख के हम आगे चल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मेंडल के नियम। मेंडल के नियम में प्रभाविकता का नियम होता है। प्रभाविकता क्या भाई? एक जोड़ा विपर्यायी गुणों वाले शुद्ध पिता या माता में संकरण करने से प्रथम पीढ़ी में इसके प्रभाव जो है प्रभावी गुण प्रकट होते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे याद रखना, अप्रभावी गुण छिपा रहता है। और साथ में एक चीज़ और है कि प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन अप्रभावी गुण जो होता है ना, वो छिपा तो रहता है लेकिन उपस्थित जरूर रहता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये अप्रभावी गुण जो है वो दूसरी पीढ़ी में नज़र आने लगता है, ठीक है। ध्यान रखना इसका, ओके। दूसरी चीज़ है पृथक्करण का नियम। क्या होता है ये? लक्षण कारकों के जोड़ों के दोनों कारक युग्म बनाते समय पृथक हो जाते हैं और उनमें से केवल एक कारक ही किसी एक युग्मक में पहुंचता है। इसी नियम को हम शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो शुद्धता का नियम क्या है? पृथक्करण का नियम है, याद रखना, ठीक है। एक है स्वतंत्र अपविभवन का नियम। अब ये क्या है? जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है ना, दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से हो जाता है। एक तो होता है वंशागति और दूसरा होता तो प्रभावित नहीं करता, ठीक है। एक लक्षण की वंशानुगति दूसरी पीढ़ी को प्रभावित नहीं करता है, दूसरे को प्रभावित नहीं करता, ये बात हमको ध्यान में रखना। अब होता है एक युग्म विकल्पी। क्या होता भाई? युग्म विकल्पी विकल्प के रूप में कुछ होता होगा, तो क्या है? इसको हम एलील बोलते हैं, याद रखना। एक ही गुण के विभिन्न विपर्यायी रूपों को प्रकट करने वाले जो लक्षण होते हैं ना, उन्हीं को एक दूसरे का युग्म विकल्पी बोला जाता है। तो एक सहलग्नता क्या है? सहलग्नता, जिसको हम लिंकेज बोलते हैं, एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशगत होने की जो प्रवृत्ति होती है ना, उसी को हम सहलग्नता बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना इसका। तो सहलग्नता क्या भाई? सहलग्नता है ना, एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसे हम बोलते हैं सहलग्नता, ठीक है। अब एक चीज़ ये याद रखना है कि लिंग सहलग्नता एक इसमें शब्द है। तो जो लिंग सहलग्नता है ना, लिंग सहलग्न जीन जो होता है ना, लिंग सहलग्न गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी
में ले जाता है, याद रखना है। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है कि लिंग सहलग्नता का कि पहली बार जो विस्तृत व्याख्या की गई थी वो मॉर्गन के द्वारा 1910 में की गई थी। मनुष्यों में कई प्रकार के सहलग्न गुण पाए जाते हैं, जैसे रंग वर्णांधता, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया और हाइपरट्राइकोसिस। ये सब क्या है, लिंग सहलग्न के गुण होते हैं। एक चीज़ याद रखना है यहाँ पे कि लिंग सहलग्न जो गुण होता है ना वो स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में ज़्यादा प्रकट होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे मानव आनुवंशिकी, लेकिन उससे पहले हम देख लेंगे कुछ जीव जाति हैं उनके गुणसूत्र के बारे में। जैसे एस्केरिस में 2 गुणसूत्र पाया जाता है। मच्छर में 6 है, 12 होता, घरेलू मक्खी 14 होता, मटर में, प्याज में 16 होता, 20 होता, मक्का में, टमाटर में 24 और मेढक में 26 पाया जाता है। ठीक है, नींबू में 18 36 मिलता है, 38 मिलता है, बिल्ली में 40 होता है, चूहा में 42 होता है, गेहूं में और खरगोश में 44, मानव में, मनुष्य में पाया जाता है 46 गुणसूत्र। ठीक है, आलू में 48 होता है, 46 होता है, फिर 48 होता है चिंपांजी में और 48 होता है तंबाकू में। तो 48 आलू, तंबाकू, चिंपांजी तीनों में पाया जाता है। यहाँ पे ये भी बात हमको ध्यान रखनी है। ठीक, फिर घोड़ा है, घोड़े में 64 होता है, कुत्ता में 78, 80 होता है कबूतर में, और टेरिडोफाइट्स जो होते हैं ना इनमें 1300 से 1600 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम मानव आनुवंशिकी देख लेते हैं। गुणसूत्र का नामकरण सबसे पहले वाल्टेयर महोदय ने किया था 1888 में। डब्ल्यू वाल्टेयर नाम है। गुणसूत्र में पाए जाने वाले जो आनुवंशिक पदार्थ हैं उनको हम जीनोम बोलते हैं, और जीनोम जो है ना इन्हीं गुणसूत्रों में जीन भी पाया जाता है। ठीक है, गुणसूत्र के बाहर जीन अगर कोशिका द्रव्य के कोशिकांगों में होती है तो याद रखना उसको हम प्लाज्मा जीन बोलते हैं। ठीक, 1956 में एस बेंजर हैं, इनके द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारा दी गई और इनके अनुसार जीन के कार्य की विस्तृत कार्य की इकाई सिस्ट्रॉन बताई गई। जीन के कार्य की इकाई सिस्ट्रॉन, उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटॉन और पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन बताई गई। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्थर कोनबर्ग हैं, इन्होंने 1962 में ना DNA पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की थी। इसकी सहायता से हम DNA का संश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता भाई, आपको पता है कि XX भी होता है और XY भी होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से और शुक्राणु के द्वारा पिता से प्राप्त होता है। ठीक है, आधे कैसे में 23वीं जोड़ी, जिनमें 23वीं जोड़ी का X गुणसूत्र आता है, मतलब 22 + X, और आधा होता है 23 + Y। 23 जोड़ी में Y मतलब 22 + Y, नारियों वाला जो होता है। ठीक, अब अगर 22 + X 22 + Y मिलते हैं तो यहाँ पर 22 + X और 22 + X अगर मिलते हैं तो निश्चय भाई यदि अंडाणु X गुणसूत्र शुक्राणु से मिल जाता है तो युग्मनज जो जाइगोट बनेगा वो 23वीं जोड़ी बनेगी XX की और संतान होगी लड़की। ठीक है, और यही जब XY हो जाएगा तो संतान क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अच्छा, परख नली शिशु के मामले में निषेचन परख नली के अंदर होता है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, अब हम चलेंगे जैव विकास की तरफ। प्रारंभिक निम्नकोट के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहा जाता है। जीव जंतुओं की रचना कार्य की रासायनिक भ्रूणीय विकास वितरण आदि में विशेष क्रम व आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया कि जैव विकास हुआ है। अब इसमें लैमार्क का नाम ले सकते हैं, डार्विन हैं, बेलेस हैं, डिब्रीज हैं। इन लोगों ने जैव विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए इन्हीं संबंधों को दर्शाने के लिए कुछ प्रमाण भी दिए हैं। तो जैसे प्रमाण कौन कौन से भाई, वर्गीकरण से प्रमाण दिया किसी ने तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण दिया और श्वसीय अंगों से प्रमाण दिया, संयोजता जंतुओं से प्रमाण दिए, पूर्वजता से प्रमाण, तुलनात्मक भ्रमणी से प्रमाण, भौगोलिक वितरण से प्रमाण। तो कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं। ठीक है, सबको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो एक है समजात अंग। समजात अंग क्या होते हैं भाई, ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित होने के कारण काफ़ी असमान दिखाई दे सकते हैं, लेकिन मूल रचना और भ्रूणीय परिवर्धन में वो समान ही होते हैं। ठीक है, तो मूल रचना और भ्रूणीय परिवर्धन में अगर समान है तो वही होंगे समजात अंग।
इसमें सील के फ्लीपर होते हैं, चमगादड़ के पंख होते हैं, घोड़े की अगली टांग होती है, बिल्ली का पंजा होता है, मनुष्य के हाथ, ठीक है, कि मौलिक रचना एक जैसी ही होती है। ठीक है, इसमें क्या गड़बड़ है, इसमें देखिए इन सभी में ह्यूमरस होता है, रेडियो अल्ना है, कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स, ये सब अस्थियां होती हैं। इनका भ्रमणीय विकास भी एक से ही होता है, लेकिन इन सभी का काम जो है अलग अलग होता है। अब आदमी का जो हाथ है वो क्या करेगा, पत्थर फेंकने का काम करेगा, पत्थर तोड़ने का काम करेगा, फल तोड़ने का काम करेगा, है ना। लेकिन जो उनका अगली टांग है, घोड़े की अगली टांग है, वो बैलेंस देती होगी, स्पीड देने के लिए, है ना, स्पीड भी देती है इस तरीके से। अच्छा, सील का फ्लिपर तैरने के लिए काम आता है, याद रखना। वहीं पर चमगादड़ का पंख उड़ता है, घोड़े की टांग जो अगली होती है वो दौड़ने के काम आती है, मनुष्य का हाथ होता है वो वस्तु को पकड़ने के लिए अनुकूलित होता है, या तोड़ने के लिए अनुकूलित हो, या पत्थर तोड़ने के लिए, या पत्थर फेंकने के लिए अनुकूलित। ठीक है, समरूप अंग, एक तो समजात हो गया, दूसरा समरूप है। समरूप क्या होता है भाई, ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण समान ही दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी मूल रचना और भ्रूणीय परिवर्धन में भिन्नता होती है, वही होते हैं समरूप अंग। जैसे तितली है, पक्षी है, चमगादड़ के पंख हैं, आते तो उड़ने के काम में ही, और लेकिन देखने में भी एक समान ही नजर आते हैं, लेकिन इन सभी की उत्पत्ति जो है ना वो अलग अलग ढंग से होती है। अब तितलियों के जो पंख की रचना है वो शरीर भित्ति के भंज द्वारा होती है, पक्षियों के पंख की रचना इनकी अग्रपादों पर पैरों द्वारा होती है, चमगादड़ के पंख की रचना हाथ की 4 लंबी अंगुलियों के रूप में होती है, या छड़ के बीच फैली त्वचा से होती है। ठीक है, अवशेषी अंग होता है। अवशेषी अंग क्या भाई, ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों में पूरी तरह विकसित होते हैं, लेकिन वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव से इनका महत्व समाप्त हो जाने के कारण क्या हो जाता है कि विकास क्रम में इनका क्रमिक लोप होने लगता है। अवशेषी अंग होते हैं भाई। अब कर्ण पल्लव, त्वचा के बाल, बर्मी फॉर्म, अपेंडिक्स, मनुष्य में लगभग याद रखना 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। अच्छा, पहली बार प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया था। पहला प्रकाश संश्लेषी जीव कौन है, साइनोबैक्टीरिया। पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ, याद रखना। जल स्थलचर जीवों का विकास मत्स्य वर्ग से हुआ है। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास भी सरीसृपों से ही हुआ है। तो स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास और पक्षियों का विकास सरीसृपों से ही हुआ है, हमें याद रखना है। जीवाश्म क्या भाई, ऐसे प्राचीन कालीन जीवों पादपों के अवशेष जो हमारी पृथ्वी पर विद्यमान थे लेकिन बाद में समाप्त अर्थात विलुप्त हो गए। तो भूपटल की चट्टानों में परिरक्षित मिलते हैं। ठीक है, चट्टानों में हमको परिरक्षित मिलते हैं, उन्हें हम जीवाश्म बोलते हैं, और इनका अध्ययन जो होता है वो होता है जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, जैव विकास का सिद्धांत क्या भाई, अब इसमें लैमार्कवाद की बात करेंगे। लैमार्क का सिद्धांत 1809 में आया था। इनकी किताब है फिलॉसफी जूलॉजिक। ठीक है, इसमें इसे प्रकाशित किया इन्होंने। इसके अनुसार क्या है कि जीवों और उनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इन जीवों में वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव भी पड़ता है। इसके कारण जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। अब जिराफ की जो गर्दन रही है वो पहले छोटी थी, फिर बड़ी हो गई। ठीक है, वो बड़ी क्यों हुई भाई, पहले वो नीचे वो घास चरता था, फिर घास समाप्त हुई होगी तो छोटे छोटे पेड़ मिले होंगे, थोड़ा सा उसको सर उठाना पड़ा, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर से उसको सर उठाना पड़ा, तो सर उसको उठाते उठाते इतना उठाना पड़ गया कि उसकी गर्दन बड़ी लंबी हो गई है। ठीक है, ध्यान रखना, ये लैमार्कवाद का उदाहरण है। ठीक है, इसको हम अंगों के कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत भी बोलते हैं। एक है डार्विनवाद। अब ये क्या भाई, जैव विकास संबंध में डार्विनवाद जो था सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। डार्विन को पुरावशेष का महानतम अन्वेषक भी कहा जाता है, ये बात भी हमको याद रखनी। चार्ल्स डार्विन 1800 से 1882 के बीच में रहे हैं ये। इन्होंने 1831 में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया था। जहाज का नाम याद रखना है। डार्विनवाद के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतान उत्पत्ति की क्षमता होती है। ठीक है, मतलब क्या है, अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, यही संघर्ष क्या है, सजातीय, अंतर्जातीय, पर्यावरणीय भी होते हैं। दो सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं हो सकते, ध्यान रखना। ये भिन्नताएं इनके जनकों से वंशानुक्रम में मिलते हैं। कुछ विभिन्नताएं जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक भी होती हैं।
जबकि कुछ हानिकारक भी होती हैं। अच्छा, जीवों में विभिन्नताएं जो है ना वातावरणीय दशाओं के अनुकूल होने पर वो बहुमुखी जीवन संघर्ष में सफल होते हैं। याद रखना, उपयोगी विभिन्नताएं जो है पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती हैं और काफ़ी समय बाद क्या होता है, उत्पन्न जीवधारियों के लक्षण मूल जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि वो एक नई जाति बन जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल आप कुत्ते का ही ले सकते हैं। डॉग सभी हैं लेकिन उनकी वैरायटी आप देखेंगे तो सबकी अलग 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 वैरायटी होगी। ठीक है, चलिए आगे है नव डार्विनवाद। डार्विन पश्चात इनके समर्थकों द्वारा डार्विनवाद को जीनवाद के ढांचे में ढाल दिया गया, इसे बोलते हैं नव डार्विनवाद। इसके अनुसार क्या है, किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है जिससे इस जाति से नई जाति भी बन जाती है, जैसे विविधता हो, उत्परिवर्तन हो, प्रकृति वर्ण हो, जनन हो। इस प्रकार नव डार्विनवाद के अनुसार जीन में साधारण परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जीवों की नई जातियां बनती हैं जिनमें जीन परिवर्तन के कारण भिन्नताएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, अब बात अगर करें जो ध्रुवीय भालू होगा और जो स्थलीय क्षेत्र में भालू होता है, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। ठीक है, ना ये ध्रुवीय क्षेत्र में जाके रहने लायक है और ना वो स्थलीय क्षेत्र में आके रहने लायक है। अंतर क्यों है? अंतर इसीलिए है कि उनकी प्रकृति जो है ना, उनको वो उस प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखना। एक पहाड़ी बकरी भी होती है, उसको भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा, एक है उत्परिवर्तनवाद। ये क्या भाई? ह्यूगो डी व्रीज महोदय ने दिया था इसको। ये 5 प्रमुख तथ्य इनके उसमें हैं। ये कहते हैं नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय होता है और क्रमिक विकास के फलस्वरूप, अच्छा नहीं, विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय और क्रमिक विकास के फलस्वरूप ये नहीं होता, बल्कि यह उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। ठीक है, दूसरी चीज है, इस प्रकार से उत्पन्न जाति का प्रथम समझ उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं, याद रखना। ये किसी एक अंग विशेष में किसी अंग से उत्पन्न हो सकते हैं। सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, ये भी ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट याद रखना। जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकता है। ठीक है, और उपर्युक्त उत्परिवर्तन के फलस्वरूप अचानक जो जीवधारी होते हैं ना, इनमें ये चीज़ें, ऐसे जीवधारी उत्पन्न हो सकते हैं जो जनक से इतने अधिक भिन्न हो कि उन्हें एक नई जाति माना जा सके। एग्जाम्पल यही सब है। ठीक है, चलिए अब वनस्पति विज्ञान देखेंगे। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, ये सब वनस्पति विज्ञान में। ठीक है, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है, ये हमने शुरू में ही बता रखा। पादपों का वर्गीकरण एकलर होता है। एकलर 1883 में वनस्पति जगत का वर्गीकरण किया था इन्होंने। ठीक है, इन्होंने अपुष्पोद्भिद, पुष्पोद्भिद वर्ग में किया था। अपुष्पोद्भिद में 3 होंगे, कौन कौन से? थैलोफाइट्स होगा, ब्रायोफाइटा होगा, टेरिडोफाइटा होगा। पुष्पोद्भिद में नग्नबीजी होगा, आवृतबीजी होगा। आवृतबीजी में भी 2 होंगे, एक बीजपत्री, एक द्विबीजपत्री। लेकिन यहाँ पे जो अपुष्पोद्भिद है उसमें ये जो थैलोफाइट है ना, थैलोफाइटा, इसमें शैवाल, कवक और जीवाणु आते हैं। ठीक है, थोड़ा ये सब हमें याद रखना है। अपुष्पोद्भिद में भाई, अपुष्पोद्भिद बोला जा रहा है ना, मतलब पुष्प नहीं होगा, तो पुष्प नहीं होगा तो बीज भी नहीं होगा उसमें। इसमें कुछ आएंगे, जैसे थैलोफाइटा आता है, यह सबसे बड़ा समूह। थैलोफाइटा ना वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है, याद रखना। इन पौधों का शरीर होता है सुकाय टाइप का, मतलब पौधे जड़, तना और पत्ती आदि में विभक्त नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें संवहन ऊतक भी नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना है। और शैवाल क्या है? शैवाल फाइकोलॉजी, इसके अध्ययन को बोलते हैं। शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त होता है, संवहन ऊतक रहित होता है, आत्मपोषी होता है। इनका शरीर भी सुकाय सदृश होता है, जैसा शुरू में बता दिए। लाभदायक शैवाल कौन कौन से? भोजन के रूप में अगर लाभदायक शैवाल की बात करें, फोरफाइरा है, अल्बा है, सरगासन है, लेमिनेरिया है, नास्टाक है। आयोडीन बनाने में लेमिनेरिया का प्रयोग होता है, फ्यूकस का होता है, एक्लोनिया का होता है। खाद्य के रूप में नास्टाक है, एनाबीना है, केल्प है। ठीक है, औषधि बनाने में क्लोरेला से क्लोरेलिन बनता है, नामक प्रतिजैविक बनता है, और लेमिनेरिया से आयोडीन बनाया जाता है। ठीक।
ठीक है। अनुसंधान कार्य में क्लोरेला का प्रयोग किया जाता है, एस्टिबुलेरिया का प्रयोग होता है, बेबीलोनिया का प्रयोग होता है। अब नोट के रूप में हमको ये ध्यान रखना है कि क्लोरेला जो है ना, एक शैवाल को अंतरिक्षयान के केबिन के हाउज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकते हैं। किससे? क्लोरेला से। तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे कवक। कवक के अध्ययन को भैया कवक विज्ञान कहा जाता है। कवक पढ़ रहित होता है, संकेंद्रीय होता है, समाणुतक रहित थैलोफाइट होता है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। याद रखना, इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ठीक है। और कवक पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। सबसे अधिक हानि होती है रस्ट से, रस्ट और स्मट से होती है। पौधों में कवक के द्वारा होने वाला प्रमुख रोग कुछ इस प्रकार से है, जैसे सरसों का सफ़ेद रस्ट है, ठीक है। गेहूं का ढीला स्मट है, गेहूं का किट्ट रोग है, आलू की अंगमारी रोग है, गन्ने का लाल अपक्षय है, मूंगफली का टिक्का रोग है। ये सब कवक से होने वाले रोग हैं। आलू का मस्सा रोग है, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना। धान की भूरी अर्ज चित्ती है, आलू का पछला अंगमारी है, प्रांकुरों का डंपिंग रोग है। तो ये सब क्या है? ये सब कवक संबंधी रोग हैं। अच्छा, कुछ और हैं, जैसे दमा किससे होता है? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से होता है। एथलीट फूट किससे होता है? टीनिया पेडिस होता है। खाज किससे होता है? एकेरस इसके बीज से होता है। गंजापन टीनिया कैपिटस से होता है। दाद होता है ट्राइकोफाइटन लिस्कोरस से होता है, ठीक है। ओके, चलिए अच्छा, यहीं पे हम विषाणु के बारे में भी देख लेते हैं। विषाणु की खोज की थी इवान विस्की ने 1892 में। कहाँ से किया था? तंबाकू के मोजाइक रोग पर खोज के समय शुरू किया। इनकी प्रकृति सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की हो सकती है विषाणुओं की, ठीक है। इसी कारण इन्हें सजीव और निर्जीव की कड़ी भी कहा जाता है। किसको? सजीव और निर्जीव की कड़ी किसको कहा जाता है? विषाणुओं को कहा जाता है। विषाणु के निर्जीव होने का कारण क्या है? तो निर्जीव होने के कारण कि यह कोशा रूप में नहीं होते हैं और इनको क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति बोतलों में भरकर वर्षों तक रखा जा सकता है। सजीव कैसे होते हैं? अब सजीव, इनके न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होता है। किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही ये सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का संश्लेषण करने लगते हैं, ठीक है। अच्छा, पोषित प्रकृति के अनुसार विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। पादप होता है, जंतु होता है, बैक्टीरियाज होता है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज है नाम उसका, ठीक है। अब याद रखना नोट के रूप में, जिस विषाणु में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है उसे बोलते हैं रेट्रो विषाणु। तो ये बात भी हमको याद रखनी है भैया, ठीक है। आगे हम चलेंगे, जीवाणु पे आ जाएंगे। अब जीवाणु की बात करेंगे तो जीवाणु, इसकी खोज की थी 1683 में हॉलैंड के हैं एंटोनी वान लीवेनहॉक। जीवाणु की खोज की। जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है लीवेनहॉक को। एहरेनबर्ग ने 1829 में जीवाणु नाम दिया इनको, ठीक है। 1843-1910 में रॉबर्ट कोव ने कॉलरा तपेदिक के जीवाणुओं की खोज की और रोग का जर्म सिद्धांत भी बताया था। किसने बताया था? रॉबर्ट कोव ने, ठीक है। 1812 से 1892 के बीच में रहे लुई पास्चर ने रेबीज का टीका और दूध के पास्चुराइजेशन की भी खोज की थी। किसने? लुई पास्चर ने, ठीक है। आकृति के आधार पर देखें जीवाणुओं के प्रकार तो कई प्रकार के हो सकते हैं। छड़ा प्रकार हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, कोमाकार हो सकता है, ठीक है। अब बैसिलस टाइप का कौन सा होता है? ये छड़नुमा बेलनाकार होगा, ठीक है। गोलाकार क्या है? कोकस क्या है? कोकस भैया गोलाकार होता है, सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। कोना जो कोमा आकार का या विब्रियो है, वह अंग्रेजी के चिन्ह कॉमा के आकार उदाहरण के होते हैं, ठीक है। ध्यान। अगला है सर्पिलाकार। सर्पिलाकार क्या है? यह स्प्रिंग या स्क्रू के आकार का होता है। एजोटोबैक्टर एजोस्पाइरिलम क्लॉस्ट्रीडियम जीवाणु की कुछ जातियां होती हैं जो स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती हैं और मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी करती हैं। वहीं पे एनाबीना है, नॉस्टाक है, ये साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। एनाबीना और नॉस्टाक क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं वायुमंडल में, ठीक है। राइजोबियम है और ब्रैडी राइजोबियम है। ये जीवाणु की जातियां लेग्यूमिनोसी मतलब मटर कुल के पौधों की जड़ों में रहते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। कौन? राइजोबियम है और ब्रैडी राइजोबियम है, ठीक है। ये जड़ों में रहते हैं, वहीं उनका वही खाना है, वहीं उनका आवास भी है और वहीं से क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते रहते हैं अंदर ही अंदर, ठीक है। याद रखना इसको,
ठीक है, आगे चलते दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए इसका पाश्चरीकरण करते हैं। पाश्चरीकरण दो प्रकार से होता है, एक तो होता है भैया लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड और दूसरा होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। तो लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड क्या है, ये 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक दूध को गर्म करते हैं। और हाई टेम्परेचर वाले में क्या है कि दूध को 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड तक गर्म करते हैं। ठीक है, अब याद रखना यहाँ पे चर्म उद्योग में चमड़े से बालों वसा हटाने का कार्य जीवाणुओं के द्वारा होता है, इसे बोलते हैं चमड़ा कमाना, टैनिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, अचार मुरब्बा शक्कर शरबत को शक्कर की गाढ़ी चाशनी में या अधिक नमक में रखते हैं ताकि जीवाणुओं का संक्रमण होते ही क्या हो, जीवाणुओं का जीव द्रव्य संकुचन हो जाता है और जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए अचार मुरब्बे बहुत अधिक दिनों तक खराब नहीं होते हैं। तो जीवाणु जब समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो ये सब खराब नहीं होते। शीत संग्रहालय में न्यून ताप होता है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से -18 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखना सामग्री का संचय होता है। ठीक है, आगे है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो है ना, ये सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह है। इस प्रभाग में 25,000 जातियां शामिल होती हैं। इसमें संवहनोतक मतलब संवहनोतक क्या, जाइलम और फ्लोएम का पूरी तरह अभाव होता है। याद रखना ब्रायोफाइट में क्या होता है कि जाइलम फ्लोएम का अभाव रहता है भाई, पूरी तरह अभाव होता है। इस समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है। तो वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग किसको कहा जाता है, ब्रायोफाइट को कहा जाता है। इसके जो पौधे होते हैं ना, मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, स्फैग्नम है, स्फैग्नम नाम मॉस अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। याद रखना स्फैग्नम नाम है इसका, इसलिए माली लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए करते हैं। स्फैग्नम मॉस का प्रयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। स्फैग्नम मॉस का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, अब है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट है क्या भाई, इस समूह के पौधे ना नमी छायादार स्थानों, जंगलों, पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं। पौधे के का शरीर जड़, तना, शाखा और पत्तियों में विभेदित रहता है। तना इनका साधारण राइजोम के रूप में रहता है, ये बात याद रखना है। अच्छा, पौधे जो है ना, पौधे बीजाणु जनक होते हैं, याद रखना जनन की क्रिया बीजाणु के द्वारा होती है। इनमें इस समुदाय के पौधों में संवहनोतक पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु जाइलम में वेसेल और फ्लोएम में सहकोशाएं नहीं होती हैं। तो जाइलम में बेसल नहीं होता, फ्लोएम में सहकोशाएं नहीं होती हैं। किसमें, टेरिडोफाइट में। ठीक है, एक है पुष्पोद्भिद या फूल वाला पौधा। इस समूह के पौधे पूरी तरह विकसित होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इस समूह में नग्नबीजी आते हैं, आवृत्ति बीजी आते हैं। अब नग्नबीजी क्या होते हैं, इन पौधों के वृक्ष जो हैं झाड़ी आरोही के रूप में मिलते हैं। पौधे काष्ठीय, बहुवर्षीय और लंबे होते हैं। इनकी मूसला जड़ें पूरी तरह विकसित होती हैं। परागण की क्रिया वायु के द्वारा करते हैं। मरुद्भिद होते हैं ये। और वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा जो है वो है सिकोया सेम्परविरेंस, इसी के अंतर्गत आता है, नग्नबीजी के अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर होती है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा है जैमिया पिग्मिया। ठीक है, जीवित जीवाश्म जो साइकस है, जिंगो बाइलोवा है और मेटासिकोया, ये सब क्या है, जीवित जीवाश्म है। जिंगो बाइलोवा जो है ना, इसको हम मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं। किसको, जिंगो बाइलोवा को। और साइकस के जो बीजांड होते हैं और नर युग्मक पादप जगत में सबसे बड़ा होता है। ठीक है, पाइनस के परागण इतनी तादाद में होते हैं कि पीले बादल बन जाते हैं। पाइनस के परागण, ठीक है, ये भी हमें याद रखना। अब जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व होता है। अब इसके बाद हम वीडियो रोक देंगे। ठीक है, जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व क्या है, भोजन के रूप में साइकस के तनों से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है, इसलिए इसको साइकस को सागोपाम कहते हैं। ठीक, पहली चीज़। दूसरा, लकड़ी के रूप में होता है। चीड़, सिकोया, देवदार, स्प्रूस आदि की लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं। वाष्पीय तेल होता है। चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल बनता है। देवदार की लकड़ी से सेड्रस तेल बनता है। जूनिपेरस की लकड़ी से सेडकास्ट तेल बनाया जाता है। ठीक है, टेनिन क्या है, टेनिन से चमड़ा बनाने, स्याही बनाने के काम आता है टेनिन। ठीक है, रेजिन कुछ शंकु पौधों से रेजिन निकाला जाता है, जिसका प्रयोग वार्निश में होता है, पॉलिश में होता है, पेंट में किया जाता है। ठीक है, अब इसके आगे हमें लगता है कल करना चाहिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आप लोग देखते भी नहीं है ना। फिलहाल आवृत्ति बीजी भी अब इसको हम कल देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करेंगे और अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और भैया बढ़िया देखते रहिए, अच्छी लगी वीडियो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, और पढ़ते लिखते रहिए।
और जो 4 किताबें हमने बताई ना, उन चारों किताबों को अच्छे से पढ़ लीजिए। बीपीएससी प्री आपका निकल जाएगा, प्री आपका रुकने वाला नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। वो चारों किताबें आप, और पहली वाली वीडियो देखें, उसमें हम उन चारों किताबों का जिक्र कर चुके हैं, ठीक है। तो चारों किताबें आप अच्छे से पढ़ लीजिए, बढ़िया से रट लीजिए। 2 महीने का टाइम है ना, 2 महीने में कम से कम 3 से 4 बार पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी कि आप बोलें अभी हम डाउट में हैं या नहीं डाउट, तो डाउट वाउट कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।